यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सीडीपी की सीरीज़ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, कल इवनिंग में जो सेशन हुआ था उसमें हमने सीडीपी की सीरीज़ को अटेंड किया था, तो उसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8770803840 पर जाकर आप इस सीरीज़ के बारे में सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 2000 क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के नोट्स इसके अंदर रहेंगे और मॉक टेस्ट इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और ईवीएस की सीरीज़ आपकी 5 तारीख को आएगी, तो आप उससे भी बाय कर सकते हैं। चलिए सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था वहाँ पर हम लोग 192 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 193 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई। कोई भी सीरीज़ को आपको मिस नहीं करना है। इससे पहले 10 सीरीज़ आ चुकी है। ठीक है, हर बार हमने 20-30 क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? केस स्टडी, व्यवस्थित अवलोकन करना, प्रयोगात्मक विधि या फिर आत्मनिरीक्षण विधि। तो सबसे अच्छी विधि क्या है जब बच्चों की हम लोग संचार प्रक्रिया मतलब कम्युनिकेशन मेथड कैसी है, वो किस तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, इसका अध्ययन यदि करना चाहते हैं। केस स्टडी हो सकती है। केस स्टडी हमेशा इंडिविजुअल एक एक बच्चे पर की जाती है। दूसरा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उन बच्चों को ऑब्जर्व करें, समझें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करेंगे या फिर आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन आप वहाँ पर करेंगे। सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है, हमें करना पड़ेगा बच्चों का व्यवस्थित अवलोकन। मतलब अच्छे से उनको कोई भी एक काम दे दो या फिर कोई भी एक कुछ भी एक्टिविटी करने को बोल दो और हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चा कैसे बातचीत कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव में जिन इनमें स्थित होते हैं, मानव में जो जीन्स की हम लोग बात करते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में स्थित होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, या फिर गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो जीन्स हमेशा क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स वाई गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स होता है। इस तरीके से एक्स वाई जो है नर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्स एक्स मादा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। बुद्धि के स्टैनफोर्ड बीनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था। स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट पहली बार कब आया था? तो 1960 में आया था। स्टैटिक क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1916 में आया था। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? यहाँ पर एक ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल की बात हो रही है। 4 प्रकार के हमारे यहाँ पे या फिर 4 टाइप के टीचिंग स्टाइल्स होते हैं या फिर पेरेंटिंग के प्रकार जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें से ही एक प्रकार आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अधिकारवादी में क्या हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन में क्या हो जाएगा, अबंध शिक्षक हो जाएगा, लोकतंत्रीय शिक्षक हो जाएगा, निष्पक्ष शिक्षक होगा, या फिर प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक होगा। मतलब वो इंस्ट्रक्शन देता होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता होगा। तो अधिकारवादी की ये बात करें, अधिकारवादी क्या होता है? जहाँ पर अधिकार जताया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में पढ़ा है। बच्चों को बिना कुछ रीज़न बताए, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ें थोप दी जाती है या कुछ नियम कानून बच्चों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है, वही टीचिंग में भी अप्लाई होगा। तो प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक उसे बोला जाएगा। बच्चों को यहाँ पर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, पीछे का रीज़न नहीं बताया जाएगा या कारण पीछे का नहीं बताया जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टीचर ना ही निष्पक्ष होगा, ना ही लोकतंत्री होगा और ना ही अबंध शिक्षक आप उसको बोल सकते हैं। वो होगा आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने वाला। जस्ट डू इट, ये काम करिए, ये करना है, ये करना है। इस तरीके से आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अल्पकालीन स्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सीमित क्षमता, सूचना का संक्षिप्त भंडार, असीमित क्षमता, या फिर डी स्टेटमेंट है 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। तो अल्पकालीन स्मृति के संदर्भ में आपको कौन सा कथन यहाँ पर सत्य लग रहा है? सीमित क्षमता होती है कि अल्पकालीन, मतलब अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको बोला जाता है एसटीएम, शॉर्ट टर्म या फिर लघुकालीन स्मृति जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत कम समय तक कोई भी सूचना हमारे माइंड में स्टोर रहती है। तो सीमित क्षमता होती है, ज़्यादा स्टोर रहेगा नहीं, सीमित क्षमता होगी। सूचना का संक्षिप्त भंडार होगा, बहुत कम सूचना रहती है, ज़्यादा बड़ी रहेगी नहीं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है।
फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा सही नहीं है। और 20 सेकंड से कम की भंडारण अवधि होती है, बिल्कुल सही है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। असीमित क्षमता किसकी होती है? असीमित क्षमता होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जो दीर्घकालीन स्मृति होती है उसमें होती है हमारी असीमित क्षमता, और भंडारण क्षमता भी लंबे समय तक रहती है। जब तक आप उसको रिवाइज ना करें तब तक वो लंबे समय तक स्टोर रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट किसके द्वारा बताए जाते हैं? आप चाहें तो यहाँ पर जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी के जो ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे, उन 3 डोमेन में से एक डोमेन को आप पहचान सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है, या फिर कॉग्निटिव डोमेन होता है, यानी कि भावनात्मक डोमेन, मनोप्रेरक डोमेन और संज्ञानात्मक डोमेन। तीनों ही डोमेन कौन दिए थे? ब्लूम के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर जो है दृष्टिकोण आपका विचार क्या है, मूल्य आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें कहाँ पर आती है? आपकी भावनाओं के अंदर आती है, यानी कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। साइकोमोटर में आप कोई भी एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई भी कार्य करें, तो वो सारी चीज़ें साइकोमोटर में आएगी। कॉग्निटिव डोमेन में आप किसी भी चीज़ से संज्ञान लेकर उसको रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती है, ठीक है। और संरचनात्मक तो बताया नहीं गया, 3 ही प्रकार के डोमेन होते हैं। तो दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि आपके अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र को शो करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। संवेदी पेशी अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे किसमें सक्षम नहीं होते हैं? सजगता प्रदर्शित करने में, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में और प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। अब समझो, कल ही हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज को पूरा डिस्कस किए थे कि 6 अलग अलग प्रकार की सब स्टेजेस यहाँ पर होती है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी सर्कुलर होती है, टर्शरी होती है, इस तरीके से एक रिफ्लेक्शन होती है। 6 अलग अलग स्टेजेस होती है। हमने सब प्रकार देख लिए थे कि उसमें कौन से महीने में बच्चा क्या करता है। अब आपसे पूछा है कि बच्चा किस चीज़ में सक्षम नहीं होगा उन 0 से 2 वर्ष की अवस्था में? सजगता को प्रदर्शित करने में, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में, या फिर प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। तो प्रतीकात्मक संबंध बनाना बच्चे के लिए सेंसरी मोटर स्टेज में पॉसिबल नहीं है। प्रतीकात्मक संबंध बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बनाता है। सजगता प्रदर्शित करता है, पहली जो स्टेज होती है रिफ्लेक्सिस वाली, वही वाली बताई गई है। मोटर समन्वय करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। संवेदी उत्तेजना रखता है, सेंसरी स्टिमुलेशन करता है, वो चीज़ें भी पॉसिबल है। बट क्या पॉसिबल नहीं है? बच्चा प्रतीकात्मक संबंध नहीं बना सकता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर करता है कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके सीखते हैं? जैसे ही आचरण करके, नकल करके सीखना, एक ही इमेज हमारे मन में आती है, वो है अल्बर्ट बांडुरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया प्रयत्न त्रुटि अधिगम नहीं होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग है, तीसरा सामाजिक अधिगम है, और डी स्टेटमेंट है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दी गई है। ओके, तो हमारे यहाँ पर इस सीरीज के 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 300 क्वेश्चन और हमें कंप्लीट करना है। एक हम लोग मैराथन रखेंगे जिसके अंदर 60 से 70 जितने क्वेश्चन बन सकते उतना जल्दी हम लोग इस 500 सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए हम लोगों का जो CDP है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे EVS की सीरीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? मतलब उन्होंने जो बताया था, किस विधि को बताया था? समस्या हल विधि को बताया था, प्रदर्शन विधि को बताया था, अनुमानी यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड को बताया था, या फिर परियोजना विधि को उनके द्वारा बताया गया? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है बताया ह्यूरिस्टिक मेथड को, अनुमानी विधि को। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक आज हमारे सारे ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठीक है। चलिए, एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास निम्न पर निर्भर करता है। वो ही एरिक्सन की 8 स्टेजेस को आप रिकॉल कर सकते हो। विश्वास बनाओ, अविश्वास की अवस्था, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला है पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। तो मनोलैंगिक विकास को बता रहा है और एरिक्सन हमारे कनेक्टेड नहीं है। दूसरा है समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है सेंटोनिक और डिसेंटोनिक टेंडेंसीज के बीच में। या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, इस तरीके से। तीसरा है एक अनसुलझा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि या फिर एक अनसुलझा ऑडिपस मनोग्रंथि कॉम्प्लेक्स। तो देखो, ये
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहीं से कहीं तक एरिक एरिक्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये तीनों चीज़ें सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रा आपको बताइए, एक बच्ची का पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। ओइडिपल एक पुत्र का अपनी माता के प्रति जो प्रेम होता है उसको दर्शाता है। तो आंसर आपका एक ही बचता है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, समस्वरित और विषमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच में संघर्ष। क्योंकि एरिक एरिक्सन ने हर स्टेज को दो भागों में डिवाइड किया है। बच्चा या तो ये कर लेगा या फिर वो कर लेगा, फिर दूसरी स्टेज आती है तो बच्चा ये कर लेगा या फिर ये कर लेगा। ठीक है, या तो वो अच्छे से सीख जाएगा, नहीं सीखेगा तो अलगाव की भावना का शिकार हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी 8 स्टेज, जीवन के जितने भी समय रहता है उसको 8 चरणों में उनके द्वारा डिवाइड कर दिया गया है। तो ये समस्वरित और विषमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच में एक संघर्ष को यहाँ पर शो करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समर्थित करता है? सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती है। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया होती है। एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है। या फिर विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। ठीक है, मतलब हिरार्की जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, तो बुद्धिमत्ता क्या स्टेप बाय स्टेप चलती है, या जैसे एरिक एरिक्सन की स्टेज चलती है, अब्राहम मास्लो की स्टेज चलती है, तो ऐसा बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं होता और हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसा नहीं बताया है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है। अब किसी के अंदर बुद्धि की कौन सी क्वालिटी होगी, कोई प्राकृतिक बुद्धि वाला होगा, कोई अंतर व्यक्तित्व वाला होगा, अंतरा व्यक्तित्व वाला होगा, तो ये सारे अलग अलग प्रकार यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक अंतःक्रिया से बनता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं क्या हो सकती है? एक ही शब्द के दोहरे अर्थ निकल रहे हैं, कोई भी एक शब्द हो गया, उसके दो या फिर दो मोर देन 2 अलग अलग मीनिंग हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये अगर इस प्रकार का परेशानी बच्चों को आ रही, इस प्रकार का हर्डल बच्चों को आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, ये बैरियर क्या बताता है? संचार के लिए शैक्षिक बाधा को बता रहा है, या फिर संचार के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा को बता रहा है, या फिर एक प्रकार का सिमेंटिक बैरियर हो सकता है, शब्दार्थ बाधा को बता रहा है, या फिर संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा को बता रहा है। अब देखो, इसने साफ साफ आपको बोला है कि शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण। मान लो मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया ये, ठीक है, मैंने क्या बनाया, अभी मैंने बनाया ये इस तरीके का। अब आपके देखने के ऊपर है, आपने इसको क्या बोला, आपने इसको बोल दिया ये तो 8 है। ठीक है, अब कुछ ने बोला ये इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन भी यही होता है। किसी ने बोला कि ये तो वेव है, वेव भी इसी तरीके की होती है ना, तो ये तो वेव है। किसी ने बोल दिया ये तो डीएनए का साइन है। तो अब इस अकेले ये जो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, ये जो लिखा है, इसके बहुत अलग अलग मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसका मीनिंग क्या निकाला जाए। तो इस प्रकार के शब्द भी होते हैं जो कम्युनिकेशन करने में बच्चों के लिए एक बैरियर या फिर परेशानी या फिर बाधा क्रिएट करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संचार के लिए शब्दार्थ बाधा। संचार मतलब कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या है, और आप सभी अलग अलग मीनिंग बता रहे हो। ये तो डीएनए का साइन है, ये तो वेव जो होती है समुद्र की उसका साइन आपने बना दिया, ये तो आपने 8 बना दिया, ये आपने इन्फिनिटी बना दिया। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्ट बोलना क्या चाहती थी और आपने अलग अलग मीनिंग निकाल लिए। तो हमारा संचार, हमारा कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस शब्द के कारण हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो शब्द के दोहरे अर्थ निकल रहे हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एड्रेनालिन होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन होता है। तो जब हम किसी भय से या फिर हमें कोई एकदम से कोई डर लग जाता है, या फिर हमें पता चला, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से, और सटाक से हमारे ऊपर आकर छिपकली गिर जाती है, या फिर कोई भी जानवर आके गिर जाता है, तो हम लोग अचानक से डर जाते हैं। ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट बहुत जोर से बढ़ जाती है। तो उस समय हमारे शरीर से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो हमारे शरीर से एड्रेनालिन हार्मोन यहाँ पर स्त्रावित होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। समेकित मतलब होता है समेटिव। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग करके दिया गया है, बाकी समेटिव से समझ में आ रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहला ऑप्शन है, यह जानने के लिए कि छात्र की रुचि और काम की आदतें क्या है।
दूसरा है मुख्य रूप से छात्रों को प्रामाणिकृत या ग्रेड देने के लिए। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए। या फिर डी है विशिष्ट शिक्षण समूहों को छात्र को निर्दिष्ट करने के लिए। तो समेकित मूल्यांकन क्या होता है, जो बिल्कुल सेशन के लास्ट में होता है, जहाँ पर बच्चों की एग्जाम ली जाती है और फाइनल उनका रिजल्ट बन जाता है और साथ में कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। फीडबैक क्यों देते हैं, ताकि बच्चा अगली बार अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ऐसा कोई फीडबैक यहाँ पर इस सेशन में नहीं दिया जाता है। समेटिव एवेल्यूएशन जो होता है, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, इसके अंदर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चों को किया जाता है प्रामाणिकृत या फिर बच्चों को ग्रेडिंग थमा दी जाती है। निगरानी करना फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। रुचि और काम की आदतें जानना फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और विशिष्ट शिक्षण समूह को छात्रों को निर्दिष्ट करना है, उनको असाइन करना है कोई भी कार्य बच्चों को, तो वो भी हमारा फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। समेटिव एक प्रकार से हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर जो एजुकेशनल सुपरविजन्स होते हैं, उनके उद्देश्य, उनका पर्पस क्या होगा। सबसे पहला है मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करना। दूसरा है माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना। ठीक है, तीसरा है संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना। या फिर एक कुशल कार्यालय प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। हमसे पूछा है कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण क्या हो सकता है, एक एजुकेशनल सुपरविजन यहाँ पर क्या हो सकता है। तो क्या आंसर आपको लग रहा है क्या होना चाहिए, मतलब एक एजुकेशनल सिस्टम जो है, हमारा पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चल रहा हो, तो हमारा जो संस्थान है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमें वातावरण बनाना पड़ेगा, जहाँ पर टीचर अच्छे से टीच कर पाए, बच्चा अच्छे से वहाँ पर चीज़ों को लर्न कर पाए, मतलब एक लर्निंग बेस्ड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी होगी। तो संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार को विकसित करना ही शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों और खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धि होती है, एक से अधिक बुद्धि मतलब कि बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, उसे एकाधिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का इंटरेस्ट ना जानवरों में है, खनिजों को जानने में है, पौधे की अलग अलग किस्मों को जानने में, मतलब व्यक्ति कैसा है, स्थानिक बुद्धि वाला है, प्रकृतिवादी बुद्धि वाला है, या फिर शारीरिक गति संवेदी वाला है, या फिर अंतराव्यक्तित्व बुद्धि वाला है। हमें पता है प्रकृति प्रेमी जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और ये सारी प्रकृति की ही चीज़ें हैं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति कैसा है या फिर बच्चा कैसा है, बच्चा जो है प्रकृतिवादी बुद्धि वाला है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस भाषा में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किसी संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पा रहे हो, बहुत इफेक्टिवली आप उस शब्द का प्रयोग कर पा रहे हो, तो यदि आप भाषा के नियमों को वहाँ पर लगा रहे हो, उसे आप क्या बोलोगे, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स या फिर प्रेग्रामेटिक्स। देखो फोनोलॉजी तो हम लोग बोलते हैं साउंड का अध्ययन होता है, मॉर्फोलॉजी फिर हम शब्दों का अध्ययन, वहाँ पर वर्ड्स का अध्ययन करते हैं, सिंटेक्स पूरे वाक्य का अध्ययन करते हो, प्रेग्रामेटिक शब्द का क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है कि शब्द का प्रयोग कहाँ पर करोगे तो क्या मीनिंग निकल कर आएगा, वो होता है हमारा प्रेग्रामेटिक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं लेट्स फायर, तो फायर के अलग अलग मीनिंग होंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रेग्रामेटिक को यहाँ पर बताती है। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, किसी संदर्भ में, मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट में आप किस समय पर भाषा का कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हो और उस समय उसका क्या मीनिंग निकल कर आएगा, उपयोग करने के तरीके कौन बताता है, उपयोग करने के तरीके हमें प्रेग्रामेटिक यहाँ पर बताता है। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन को प्रतिबिंबित यहाँ पर करता है। मतलब कोल्ब के लर्निंग साइकिल की बात हो रही है और आपको ध्यान है कोल्ब का लर्निंग साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था ये वाली चीज़ कि कोल्ब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो ऐसे किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया जाता है कि आपको इनको पढ़ना है, बस आपको एक चैप्टर दे दिया गया कि सोशलाइजेशन है, तो सोशलाइजेशन सामाजिकरण से रिलेटेड जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो वहीं कहीं हमारे कोल्ब भी आते हैं, इसलिए हमने कोल्ब का जो एक्सपीरियंस लर्निंग साइकिल है उसको करेक्ट किया था, उसको पढ़ा था हमने यहाँ पर।
ठीक है, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वो 4 पद हैं और सही प्रायोगिक अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले दिया गया कि सबसे पहले अनुप्रयोग आता है, फिर सामान्यीकरण होता है, फिर अनुभव आता है, फिर प्रक्रमण आता है, या फिर चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ज़ूम यहाँ पर कर रही हूँ। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, एक्सपीरियंस, जनरलाइजिंग करना, फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो ये चीज़ तो पता है कि अप्लाई तो बाद में ही करेंगे, अब सबसे पहले क्या होता है वो आपको देखना है। सामान्यीकरण सबसे पहले होता है, फिर एक्सपीरियंस आते हैं, फिर हम लोग किसी भी कार्य का प्रोसेस करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला है कि सबसे पहले आपके पास पुराने अनुभव होते हैं, पुराना एक्सपीरियंस होता है, फिर आप उस एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, प्रक्रमण करते हैं, देन सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइज करते हैं चीज़ों को, और देन आप उसको कहीं और जाकर अप्लाई कर देते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जब हमने कॉल्ब का पूरा साइकिल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पुराने अनुभव किसी भी नई चीज़ को सीखने में हमारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपने पुराना क्या सीख रखा है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि हम लोग किसी शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर हम पहली पहली बार देखते हैं कि अच्छा इस प्रकार की शादी में जाने पर हमको ऐसा ड्रेस पहन कर आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से ड्रेसिंग सेंस की जानकारी हमें अनुभव से मिलती है, फिर हम लोग उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। इस तरीके से यह सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। सही अनुक्रम क्या होगा, सही अनुक्रम हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। जो स्टूडेंट ने कॉल्ब वाला मिस कर दिया था या फिर उन्हें लगा कि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो एक बार उसको जाकर ज़रूर देखें, सारी ही चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर ही आती है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है। तंत्रिकी नियंत्रण बोला जाता है, सेफेलाकाउडल सिद्धांत बोला जाता है, शिरोन्मुख सिद्धांत बोला जाता है। तीसरा है इसे विशिष्ट संचलन बोला जाता है, या फिर इसे प्रॉक्सोमर डिजिटल का सिद्धांत यहाँ पर बोला जाता है। तो देखो बच्चा, पहले चाहे तो आप एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ना, पेन या पेंसिल को अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ा जाता है, अपने फिंगर्स से पकड़ा जाता है, उसके पहले अपने पूरे हाथ का प्रयोग सीखना। ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें कहीं से कहीं तक हमारे शिरोन्मुख सिद्धांत को नहीं बता रही है, ये चीज़ें हमें बता रही है प्रॉक्सोमर डिजिटल को सिद्धांत को। अब प्रॉक्सोमर डिजिटल के सिद्धांत में क्या होता है, ये प्रॉक्सोमर डिजिटल का सिद्धांत शरीर के पहले बीच वाले जो अंग, आंतरिक अंग है, उनका विकास होगा, धीरे धीरे आपके हर एक चीज़ के अंदर परफेक्शन आएगा। जैसे कि आपके शोल्डर, आपके कंधों का विकास पहले होगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर हाथों से आप कलाइयों का प्रयोग करना अच्छे से सीखोगे, कलाइयों के प्रयोग के बाद आप अपनी हथेलियों का प्रयोग करना सीखोगे, फिर आपके फिंगर्स के ऊपर, आपकी उंगलियों के ऊपर आपकी कमांड हासिल होगी। ठीक है, तो पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए सबसे पहले उंगलियों का उपयोग करने से पहले आप पूरे हाथ का प्रयोग करना, कि हाथ को कैसे चलाना है, हाथ को कैसे रखना है, ये सीख रहे हो। तो ये चीज़ें प्रॉक्सोमर डिजिटल का सिद्धांत यहाँ पर कहलाएगी, क्योंकि हम लोग ने देखा था एक बच्चा बना हुआ था, उस बच्चे में जो विकास हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंतरिक से बाहरी, मतलब इंटरनल टू आउटर हो रहा था। ओके, तो ये इसी तरीके से हमारा सिद्धांत चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सोमर डिजिटल का सिद्धांत। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, वो किससे संबंधित है। बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, समानता का अधिकार, या फिर अध्यापक शिक्षण का अधिकार। तो आरटीई अधिनियम हमारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता का संकेतक हो सकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर क्या बताएगा। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री। दूसरा है स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाएं बच्चों को मिलती है। विद्यार्थियों का अचीवमेंट लेवल, स्टूडेंट्स का जो उपलब्धि स्तर है वो बताता है। या फिर कक्षा की व्यवस्था, क्लास रूम सिस्टम कैसा है, अच्छे से डेस्क वगैरह है, प्रॉपर बोर्ड वगैरह हमारी क्लास में है। तो क्या ये चीज़ें बताती है क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ के बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल है उससे पता चलेगी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 210 के 210 212 के करीब हमने आज के सेशन में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के सेशन में हम लोग 6 PM पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।